हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में। तो सामान्य हिंदी के तहत हम देख रहे थे भाषा और हिंदी भाषा से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें हम भाषा, भाषा के प्रकार और हिंदी भाषा का विकास क्रम स्टार्ट कर चुके थे। यानी ये पोर्शन हमारा कवर हो चुका था। आज जो हम देखने वाले हैं, हिंदी की बोलियां और हिंदी के विकास क्रम को आगे बढ़ाएंगे हम। हिंदी का विकास क्रम हमारा 2 भागों में आएगा, ये ध्यान देंगे। इसको बहुत बढ़िया तरीके से काम किया जाएगा। तो पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने भाषा पढ़ी थी कि भाषा होती क्या है। मनुष्य की व्यक्त वाणी को ही हमने क्या कहा था? भाषा कहा था। भाषा की विशेषताएं देखी थी हमने। भाषा प्रतीकात्मक होती है, उसमें कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह होते हैं, परिवर्तनशील है, ध्वनिमय होती है। भाषा के प्रकार देखे थे, जिसमें मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा थी। ये आप सभी को याद होंगी। उसके बाद अगला टॉपिक हमने देखा था भारतीय आर्य भाषाएं, जिनको हमने 3 भागों में बांटा था। तो 3 भाग कौन कौन से थे? सबसे पहला था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, उसके बाद मध्यकालीन और उसके बाद आधुनिक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का अगर टाइम पीरियड आपको याद होगा तो 1500 ईसा पूर्व से 1500 बिफोर क्राइस्ट से कब तक था? 500 ईसा पूर्व तक, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है। और वैसे अगर आगे बढ़े अगर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में देखें तो उसमें आती थी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जरूर याद होगा, पिछली वीडियो जिसने देखी वो जरूर देख लें। लगातार पढ़ते रहें, सीरियल वाइज क्रम से वीडियो आ रहे हैं, नोट्स बनाते रहना है। सेशन पसंद आते हैं तो आपने अपने दोस्तों को इन बैच के बारे में बताना है। बैच के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक और लौकिक संस्कृत थे। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चला था, जिसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आया था। बेसिक आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि डिटेल में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। पाली की बारे में अगर बात करें तो 500 ईसा पूर्व से सन 1 तक चला था ये। प्राकृत की बात करें तो सन 1 से 500 ईस्वी तक चला था ये। अपभ्रंश की बात करें तो ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चला था। पाली के बारे में जरूर याद होगा, जैसे भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में दिए थे। प्राकृत की बात करें तो प्राकृत में क्या था? भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत में दिए थे। उसके बाद हम अपभ्रंश की तरफ आते हैं। अपभ्रंश माने होता है परिवर्तित रूप। जैसे भाषा का क्रम हमने देखा था, सबसे पहले थी सबसे पहले संस्कृत। तो संस्कृत का परिवर्तित रूप ही क्या बना? संस्कृत। उसके बाद पाली, फिर परिवर्तित रूप हुआ तो प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट। अपभ्रंश और अवहट्ट के बाद ही हमारी कौन सी भाषा आती है? हमारी भाषा आती है प्राचीन हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी। ये सारे ही टॉपिक हमने आज कवर करने हैं। तो आज हमारा पुरानी क्लास का रिवीजन भी हो गया। तो आज वाली क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे अपभ्रंश से जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं बनी हैं उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद हिंदी भाषा की उपभाषाएं देखेंगे, जिसमें राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और उसी के साथ पहाड़ी हिंदी के बारे में देखेंगे। इनके बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेंगे, सारे नोट्स कवर करेंगे। हिंदी का विकास क्रम देखेंगे। हिंदी का विकास क्रम मैंने आपको बता रखा है। अगर भाषा की बात करें तो सबसे पहले क्या आती है? संस्कृत। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट। तो अपभ्रंश अवहट्ट के बाद की ही जो भाषा आती है वो हमारी प्राचीन हिंदी। प्राचीन के बाद मध्यकालीन हिंदी और मध्यकालीन के बाद आधुनिक हिंदी, जो अभी तक चलती हुई आ रही है। मतलब लेटेस्ट पिछले 100 सालों में देखें तो हिंदी ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। खासकर द्विवेदी युग के बाद और छायावादी युग के बाद तो सबसे ज़्यादा भाषा हमारी आगे बढ़ी है। तो यही सारे पॉइंट हमने कवर करने हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये टॉपिक वाइज सारी चीज़ें हमारी चलती रहेंगी। तो बढ़ते हैं आगे, आज की क्लास हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है, उम्मीद है कल का रिवीजन आपको समझ में आ गया होगा। तो हर क्लास से पहले हम प्रीवियस क्लास का एक बार रिवीजन कर लेंगे, जिससे थोड़ा फ्लो हमारा बना रहे। तो अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो बनी हैं, तो अपभ्रंश का भेद देखते हैं। सबसे पहले है सौरसेनी। तो सौरसेनी से हमारी कौन कौन सी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं बनी हैं? तो इसमें आते हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, और राजस्थानी के बाद आती है गुजराती। कहीं कहीं पे हमारी किताबों में सौरसेनी से पहाड़ी भी दी हुई है। यानी जो हमारी हमारी पहाड़ी भाड़ी बोली हम देखते हैं, पहाड़ी हिंदी जो देखते हैं, वो इसी के अंतर्गत मानी जाती है। तो ध्यान रखना आप लोग ने। अब आते हैं मागधी की तरफ। देखो सौरसेनी को कैसे याद रखें? तो पश्चिम याद रखना, पश्चिम। राजस्थान, अगर भारत का मैप हम देखते हैं, माना भारत है तो ये वाला एरिया क्या है? पश्चिम है। तो पश्चिम में हमारा राजस्थान भी है, इसी साइड राजस्थान भी है, इसी साइड गुजरात भी है। तो सौरसेनी आपने पश्चिम से याद रखना है। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ये पूरा पोर्शन हमारे किसमें कवर हो जाता है? शॉर्टसेनी में। अब मागधी के अंतर्गत हमारी 4 भारतीय आर्य भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी? बिहारी, असमिया, बांग्ला और उड़िया। अब इसको कैसे याद रखें? इसका कोड है, मागधी का माँ पकड़ना है। किसी के माँ हुए तो बाबू भी होंगे। तो बाबू का यहाँ पर क्या है? BABU। इस कोड से हम मागधी के अंतर्गत आने वाली भाषा को याद कर लेंगे। तो पहले बी से हमारी बिहारी, ए से असमिया, बी से बांग्ला और यू से उड़िया। माँ बाबू, माँ बाबू, बार बार पढ़ेंगे, काम हो जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं अर्धमागधी की तरफ। तो अर्धमागधी वाला पोर्शन हमने याद रखना है, इसमें आता है पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। अब ये आगे बढ़ने वाले हैं हम, ABC करके मैं आपको याद कराऊंगा। अब आता है खस या सौरसेनी। अभी मैंने देखा यहाँ पे बताया था, अगर पहाड़ी हिंदी अगर सौरसेनी नहीं दिया ऑप्शन में तो खस हमने जाना है पहाड़ी हिंदी की तरफ, जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी ये सारे आ जाते हैं। खस या सौरसेनी करके आपने याद रखना। अब आता है ब्राचड़। ब्राचड़ की तरफ अपभ्रंश का एक और भेद है ब्राचड़। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं हमारी भारतीय आर्य भाषाएं आती हैं? तो इसके अंतर्गत आती है हमारी पंजाबी और सिंधी। पंजाब और सिंध अगल बगल के राज्य हैं, तो इससे हम याद रख सकते हैं। और महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है कौन सा? मराठी। तो मागधी वाला कैसे याद करना है? माँ बाबू। सौर सेन को कैसे याद रखना है? सौर सेन। सौर सेन ये पश्चिम, पश्चिम से याद रखना है पश्चिमी हिंदी। पश्चिम में हमारा गुजरात भी है और पश्चिम में हमारा राजस्थान भी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद कुछ हिंदी की उपभाषाएं देखेंगे। महत्वपूर्ण थे, ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, उसी से हमारा हिंदुस्तान बना था। ये चीज़ें तो हम जानते ही हैं। और जो बचे हुए वन लाइनर इत्यादि होंगे वो सारे मैं करा दूंगा, सारे फैक्ट यहाँ पे कवर करा देंगे, उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। तो हिंदी शब्द किस भाषा का अगर कहेंगे तो याद रखें, हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। एक महत्वपूर्ण लाइन है, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो यह कथन किसका है? यह कथन है इकबाल का। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, हिंदी भाषा की उपभाषाएं या बोलियां। ये सारा टॉपिक हमारे इसमें कवर हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। और बोलियां कितनी हैं? 17 है। 5 उपभाषाएं अभी हम देखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता भी चुका हूं, जिसमें राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी और पहाड़ी आती हैं। सर्वप्रथम जॉर्ज गियर्सन ने 1889 में 1889 में उनकी एक पुस्तक थी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी उपभाषा व बोलियों का वर्णन किया था। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां और उनका मुख्य क्षेत्र। तो सबसे पहले आता है हमारा राजस्थानी। तो राजस्थानी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो 4 बोलियां हैं। अब 4 बोलियां कौन कौन सी है वो मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूं। तो राजस्थान की जो बोलियां हैं हमने याद रखना है दिशाओं के माध्यम से। जैसे हमारी 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। कभी हम भूल जाते हैं, जैसे मागधी के अंतर्गत जो 4 भाषाएं थी, माँ बाबू, माँ बाबू, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। वैसे राजस्थान के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं उनको याद रखना है दिशाओं के माध्यम से। तो उत्तर के अंतर्गत आती है मेवाती, दक्षिण के अंतर्गत आती है मालवी, पूर्व के अंदर आती हैं जयपुरी या ढूंढानी और पश्चिम की तरफ आती हैं मारवाड़ी। दिशाएं तो हम पढ़ते ही हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये तो सबको रटे हुए हैं। तो उत्तर में याद रखना है मेवाती, दक्षिण में याद रखना है मालवी, पूर्व में याद रखना है जयपुरी या ढूंढानी और पश्चिम में याद रखना है मारवाड़ी। इसका मुख्य क्षेत्र अगर कहेंगे कहाँ बोला जाता है तो राजस्थान में। अब आते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी अभी हमने देखा था किसका हिस्सा था, ये सौरसेनी अपभ्रंश का हिस्सा था, याद होगा आप लोगों को। तो पश्चिमी के अंतर्गत हमारी 5 भाषा, पश्चिम 5, पश्चिम 5। अब इनको याद करने की भी ट्रिक बताऊंगा, एक बार नाम पढ़ लेते हैं। राजस्थान वाला उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कौरवी या खड़ी बोली इसके अंतर्गत आती है, बुंदेली, ब्रज, उसके बाद हरियाणी या हरियाणवी या बांगरू और उसके बाद आता है कन्नौजी। कौरवी या खड़ी, बुंदेली, ब्रज, हरियाणवी या बांगरू और कन्नौजी। अब पश्चिमी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो हमारी 5 बोली आती है उनका कोड है K2, B2H, यानी K 2 बार, B 2 बार और H 2 बार। वैसे K 3 बार भी, B 3 बार भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसे याद करेंगे तो काफ़ी इजी है। K2 का मतलब है पहले K से बनता है हमारा कौरवी और दूसरे K से बनता है कन्नौजी, K2 हो गया। अब आता है B2। B2 का मतलब है पहले B से बना ब्रज और दूसरे B से बना बुंदेली। वैसे हरियाणवी को बांगरू के अंतर्गत है तो B3 भी हम कर सकते हैं। और H से क्या बनता है हमारा बांगरू। तो 2 कोड मैं आपको बता देता हूँ, या तो एक कोड याद रखना अपने पश्चिमी के लिए K2, B2H। लेकिन नई चीज़ें जब हम सीखते हैं तो हमें लगता है यार पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं यार, ये ट्रिक कैसे याद होगी। बार बार आप पढ़ेंगे, पेपर में सवाल देखेंगे तो आपको यही चीज़ें काम आने वाली हैं, क्योंकि 17 बोलियां याद रखना बहुत बड़ी सरदर्दी बन जाती हैं। तो उनको ईजी करने के लिए मैंने कोड बनाया हुआ है। या तो आपने कोड याद रखना K2, B2H से या K2, B3 से, क्योंकि हरियाणवी को भी हम B के अंतर्गत बांगरू ले रहे हैं। K2, B2H बार बार पढ़ेंगे, काम हो जाएगा। अब देखते हैं पूर्वी हिंदी के बारे में। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं 3 बोलियां, इनका कोड याद रखेंगे A, B, C। A से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी हिंदी का जो क्षेत्र था वो हरियाणवी और मतलब हरियाणा उत्तर प्रदेश वाला है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं, 3 बोलियां आती हैं। A से अवधी, B से
बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी, ए बी सी। तो राजस्थान की जो 4 बोलियां थी उनको 4 दिशाओं से याद रखना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। पश्चिमी हिंदी को याद रखना, पश्चिम 5, पश्चिम 5, K2 B2 H, K2 B3, K2 B3 ऐसे करके याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। अगर किसी को ऑलरेडी याद है तो ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली ले लें आप। पूर्वी को कैसे याद रखना है? पूर्वी को याद रखना है हमने ए बी सी। ए से अवधि, बी से बघेली, ऊपर बी से था बुंदेली, यहाँ पर बघेली है, याद रखेंगे, कंफ्यूजन होता है। अब आते हैं बिहारी हिंदी की तरफ। बिहारी के अंतर्गत है भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी, मगही, मैथिली ये क्षेत्रीय बिहार के आसपास वाले हैं, इसे याद रख लेंगे। MMB करके भी इसको याद रखा जा सकता है। पहले एम से मगही, दूसरे एम से मैथिली और बी से भोजपुरी, MMB। और लास्ट में आता है हमारा पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंदर है कुमाऊनी और गढ़वाली, हम कवर कर लेंगे। ये चीज़ें मतलब मान के चलिए जो ये टॉपिक अभी हम देख रहे हैं इसके अंदर कई सवाल छिपे हुए हैं, तो इस वजह से इनकी ट्रिक बनाना आवश्यक हो जाता है, याद रखेंगे। मतलब मेन है हमें नंबर गेन करना है, किसी तरीके से भी करें। अब इन्हीं भाषाओं को, जैसे हमने भाषाएं जो भी देखी बोलिए, अब इन्हीं के बारे में कुछ विशेष तथ्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है पश्चिमी हिंदी। पश्चिम 5, पश्चिम 5 याद आ रहा होगा आपको। तो इसके अंदर 5 बोलियां हैं, कौन कौन सी थी? K2 B2 H या K2 B3, K2 B3, K2 B3 ऐसे करेंगे, काम हो जाएगा। किस अपभ्रंश का हिस्सा था ये? सौरसेनी। सौरसेनी याद आ रहा होगा, पश्चिम, तो गुजरात भी पश्चिम में है और हमारा राजस्थान भी पश्चिम में है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले कौरवी या खड़ी बोली के बारे में देख लेते हैं। जब कवि परिचय हमने पढ़ा था तो राहुल संकीर्तन में मैंने बताया था, उन्होंने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? कौरवी नाम दिया, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। खड़ी बोली का अन्य नाम जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है सरहिंदी भी कहते हैं इसे। इसका क्षेत्र अगर देखें, क्षेत्र विशेष देखें, इसका मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद है। और मेरठ की खड़ी बोली को मानक खड़ी बोली माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अब ब्रज भाषा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इसका अन्य नाम होता है ब्रजबुली बंगाल में, और इसे असम में ब्रजावली कहते हैं। या कृष्ण भक्त कवि, जो कवि थे हमारे, उन्होंने ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया था। और कृष्ण भक्त कवियों में हम जानते हैं भक्त शिरोमणि हमारे सूरदास जी, जो कि जन्मांध थे। भ्रमर गीत, दान लीला, साहित्य लहरी, सभी इन्हीं की रचनाएं थी। उधो तुम हो अति बड़े और बड़ भागी, याद आ रहा होगा आपको, सब सूरदास जी से रिलेटेड थी। सूरदास जी के गुरु जी का नाम आप सोचिए, और इसका मुख्य क्षेत्र है मथुरा। ब्रज भाषा का पहला उपलब्ध जो ग्रंथ है वो है प्रद्युम्न चरित, इसके लेखक हैं सुधीर अग्रवाल। यह भाषा तुजबेकिस्तान में भी बोली जाती है। देखिए हमारी जो भी क्लास चल रही है हम 100% एक्यूरेसी के साथ पढ़ाते हैं, फिर भी कोई ना कोई पॉइंट स्किप हो जाते हैं या गलत हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कोई पॉइंट छोटा है या गलत है या किसी में कन्फ्यूजन है, हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप बना हुआ है, हमारा जो ऐप है उसमें भी ग्रुप बना है, वहाँ पर भी सवाल पूछें, व्हाट्सएप पर भी सवाल पूछें। कुछ एडिशनल चीज़ें आपको पता हैं वो भी आपने बतानी है, कुछ आपको लगता है डाउटफुल है या गलत हो गया वो भी आपने बताना है, क्योंकि मिलजुल के काम करेंगे तो ही बेहतर रिजल्ट आएंगे। आगे बढ़ते हैं, हरियाणवी का अन्य नाम हम बांगरू जानते ही हैं। कन्नौजी इसका क्षेत्र, कानपुर इटावा पीलीभीत है। बुंदेली हम देख चुके हैं, जहाँ से ग्वालियर हो गया। अब आते हैं पूर्वी हिंदी की तरफ। तो पूर्वी हिंदी को कैसे याद करा था हमने? पूर्वी हिंदी को याद रखा था A B C, ABC। ए से अवधि, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। और इसका विकास कहाँ से हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश से पीछे पढ़ चुके हैं, वही चीजें हैं, नया कुछ नहीं है। अब अवधि के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इसका प्रमुख क्षेत्र है हमारा अयोध्या। देश के बाहर किस देश में बोली जाती है? तो ये हमारे फिजी में बोली जाती है। अभी हमने ब्रज देखा था तो उज्बेकिस्तान में। प्रमुख रचनाएं, पहला ही पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अवधि की पहली रचना मानी जाती है चंदाइन या लोरकहा को, चंदाइन या लोरकहा, जिसके लेखक है मुल्ला दाऊद। अब कुछ रचनाएं अवधि की और लिखी हैं, उनके लेखक आपने खुद ढूंढने हैं, ये होमवर्क है आप लोग के लिए। पद्मावत, मृगावती, चित्रावली और श्री रामचरित मानस। जो होमवर्क नहीं करेगा उसको ऑनलाइन मुर्गा बनाया जाएगा, तो होमवर्क जरूर करें। अब बढ़ते हैं राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके थे, 4 दिशाओं के माध्यम से याद रखना था। मेवाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक, और इसका विकास किससे हुआ है? सौरसेनी से। सौरसेनी को अंदर कौन कौन सी जो हमारा था? पश्चिमी, गुजराती और राजस्थानी, ये सारा इसी के अंतर्गत आता था। अब आगे बढ़ते हैं बिहारी हिंदी की तरफ। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां थी हमारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं हमारा भोजपुरी के बारे में। इसका जो विकास हुआ है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। क्षेत्र विशेष अगर देखें इसका तो बनारस, जौनपुर, गाजीपुर,
मिर्जापुर, गोरखपुर और देवरिया, मतलब बिहार और यूपी का मिश्रित क्षेत्र है। अब विदेश में कहाँ कहाँ बोली जाती है, इस पर विषय फोकस करना है। जैसे अभी हमने देखा था ब्रज, ब्रज देखा था हमारा तुर्कमेनिस्तान में, उसके बाद फिजी में बोली गई थी एक भाषा, पढ़ा था अभी हमने, याद आ रहा होगा आपको। तो भोजपुरी अगर देखें तो देश के बाहर कहाँ कहाँ बोली जाती है, सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना, फिजी, त्रिनिदाद। मतलब मैं भारतीय मूल के लोग वहाँ हैं तो उनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती गई तो भाषा भी बढ़ती गई। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिहार भोजपुरी का शेक्सपियर या भोजपुरी का भारतेंदु, ये कहते हैं भिखारी ठाकुर जी को, और इन्हीं भिखारी ठाकुर जी को हमारे राहुल संकीर्तन जी ने अनगढ़ हीरा कहा है। एक ऐसा हीरा जिसे तराशा नहीं गया है, अनगढ़ हीरा, याद रखेंगे, भिखारी ठाकुर जी। अब मैथिली की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो इसकी लिपि अगर कहेंगे तो तिरहुत या देवनागरी है, तिरहुत क्षेत्र में बोली जाती है। इसका केंद्र अगर कहेंगे तो मिथिला, या इसी मिथिला को विदेह भी कहते हैं और इसी मिथिला को तिरहुत भी कहते हैं, तिरहुत। मैथिली के लिए विशेष योगदान दिया हमारे विद्यापति जी ने, जिनकी और रचना पदावली है। इसी वजह से मैथिली में बहुत सारा बेहतरीन योगदान देने के कारण हमारे विद्यापति जी को मैथिल कोकिल भी कहा गया है। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला लेक्चर जो होगा हमारा संविधान, मतलब स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद हिंदी के लिए क्या क्या योगदान दिए गए हैं, क्या क्या कार्यक्रम किए गए हैं, तो उसमें हमारा संविधान से रिलेटेड बातें भी आएंगी। तो संविधान से रिलेटेड ही एक अनुसूची है, अनुसूची 8। तो अनुसूची 8 में याद रखेंगे मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात की गई है। जब संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषाएं मान्यता प्राप्त थी। वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाएं अगर कहेगा तो कितनी हैं, 22 भाषाएं। अब ये 22 भाषाएं, यानी 14 से हम जब 22 में गए तो 8 नई भाषाएं हमने जोड़ी हैं। तो 8 नई भाषाओं के लिए 3 संविधान संशोधन किए गए हैं। अब संविधान बहुत ध्यान से सुनेंगे, डिटेल में हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, अभी आपको मैं बेसिक आइडिया दे देने वाला हूँ। तो 3 संविधान संशोधन याद रखने हैं। सबसे पहले 21, उसके बाद है 71। 21 और 71 को जोड़ूंगा तो एक में एक जोड़ा 2, 7 और 2 कितना 9। तो 3 संविधान संशोधन याद रखेंगे, 21वां, 71वां और 92वां। 21वें संविधान संशोधन के तहत हमने अनुसूची 8 में एक नई भाषा जोड़ी जिसको हम कहते हैं सिंधी। 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 नई भाषाएं हमने जोड़ी हैं। इसको KMN या नमक के आधार पर या कमन के आधार पर याद रख सकते हैं। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। के से कोंकणी, M से मणिपुरी और N से नेपाली। अब आता है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 14 के बाद 4 नई भाषाएं हमने जोड़ी तो 18 हो गई। तो 92वें संविधान संशोधन के तहत हमने 4 नई भाषाएं और जोड़ी हैं, जिसमें हमारी मैथिली भी शामिल है। उसका कोड बनता है DBMS, जैसे कंप्यूटर में एक शब्दावली है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो 92वें संविधान संशोधन के तहत जो 4 भाषाएं हमने जोड़ी हैं उनको आपने DBMS से याद रखना है। डोगरी, B से बोडो, M से मैथिली और S से संथाली। तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं। 8वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 4 नई भाषाएं जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी? डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, DBMS, जिसमें मैथिली को भी मान्यता दी गई है, ये ध्यान देंगे। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं पहाड़ी हिंदी की तरफ। इसके अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। इसका विकास भी सौरसेनी या खस से हुआ, याद रखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में मैं पढ़ा चुका हूँ। सौरसेनी ऑप्शन में नहीं होगा तो खस हमने लगाना है, बस खत्म। अब आते हैं पश्चिमी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। इसका क्षेत्र अगर देखें तो जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी और चंबा वाला क्षेत्र है। मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी का क्षेत्र देखें तो जिसके अंतर्गत हमारी गढ़वाली और कुमाऊनी आती है। अभी सिलेबस में हमारे टॉपिक है, इसको भी पढ़ेंगे। उत्तराखंड के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है हिंदी का विकास क्रम। तो बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने के बाद अब हिंदी के विकास क्रम की तरफ आ रहे हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। अवहट्ट के बाद यानी अपभ्रंश और अवहट्ट के बाद जो हमारी भाषा आती है वो प्राचीन हिंदी आती है। प्राचीन के बाद आएगी मध्यकालीन, मध्यकालीन के बाद आधुनिक वर्तमान वाली। ठीक, तो सबसे पहले है प्राचीन, पुरानी, प्रारंभिक, पुरा या आदिकालीन हिंदी। इसका टाइम पीरियड है 1100 से 1400 ईस्वी तक। वैसे अगर हम देखें तो 900 से 1100 ईस्वी तक अवहट्ट का काल माना जाता है, इसी वजह से हमने 1100 यहाँ पे लिखा है। वैसे अपभ्रंश अवहट्ट के बाद की हिंदी है, याद रखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा भी अपभ्रंश और अवहट्ट के बाद की भाषा को हम क्या कहते हैं? हिंदी कहते हैं या प्राचीन हिंदी कहते हैं। अब हिंदी शब्द अगर देखें तो सिंधु नदी थी, उसको हिंदू कहा हमारे ईरानी लोगों ने, फारसी लोगों ने। हिंद प्लस ई, इससे हिंदी बना, हिंद का निवासी। और हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी का है। हिंदी शब्द के अर्थ क्या क्या हैं? हिंद देश के निवासी या हिंद के निवासी, या कुछ हमारे संस्कृत के विद्वान पंडित कहते हैं कि दुष्टों का हनन करने वाला, दुष्टों का नाश करने वाला ही क्या है?
हिंदी है। तो अलग अलग सभी की मान्यताएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अब मध्यकालीन हिंदी के बारे में देख लेते हैं। इसका टाइम पीरियड है सन 1400 से 1850 के आसपास। प्रमुख बोलियां जिनका उद्गम हुआ है इस समय पर कौन कौन सी हैं? ब्रज, अवधि और खड़ी। ब्रज, अवधि और खड़ी। खड़ी बोली का दक्षिण में प्रवेश हुआ है 14वीं शताब्दी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ प्रमुख अपने रचनाकार देख लेते हैं इन्हीं के अंतर्गत। तो सबसे पहले आते हैं ब्रज भाषा के अंतर्गत, देख लेते हैं। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकालीन समय में कृष्ण भक्त कवियों ने इसे अत्यधिक ख्याति पहुंचाई थी, जिसके प्रमुख कवि हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसमें सूरदास जी हैं, नंददास जी हैं, श्री भट्ट हैं, गदाधर भट्ट हैं, रसखान हैं, मीराबाई हैं। सूरदास जी की एक प्रमुख रचना सूरसागर है। श्री भट्ट हमारे निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े हैं, गदाधर भट्ट हमारे चैतन्य संप्रदाय से जुड़े हैं, और रसखान और मीराबाई के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, पुरानी वीडियो देख लें, नोट्स बनाएं। और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल में बहुत से कवियों ने भी क्या किया था? ब्रज भाषा के लिए हमारा काम किया था। अगर इनके कुछ कवि बताऊं, जैसे केशव दास, मतीराम, पद्माकर, भिखारी दास, घनानंद, आलम, बोथा, ये सभी कवि थे जिन्होंने हमारे ब्रज के लिए काफ़ी काम किया, ब्रज भाषा को आगे बढ़ाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अवधि के बारे में विशेष जानकारी। अभी मध्यकालीन हिंदी चल रही है हमारी 1400 से 1850। सूफी या प्रेम मार्गी कवियों ने इन्हें अत्यधिक ख्याति पहुंचाई। राम भक्त कवियों ने इन्हें ख्याति पहुंचाई, जिसमें सबसे प्रमुख कवि हमारे तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी। इन्होंने रामचरितमानस लिखी है, अवधि या बैसबाड़ी अवधि में, याद रखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में अवधि का ठेठ ग्रामीण रूप देखने को मिलता है, मतलब लोगों के द्वारा प्रयुक्त भाषा, जबकि तुलसीदास जी की रचनाओं में तत्सम मुखी रूप, अवधि का तत्सम मुखी रूप देखने को मिलता है। तत्सम मुखी रूप देखने का मतलब क्या है? इसमें संस्कृत के भी कुछ शब्द उन्होंने ऐड किए हैं। बंगाल में प्रसारित अवधि को गोहारी या गोयारी कहा गया है। अब अवधि के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हम देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, रट लेना आपने इन चीजों को। कुतुबन, इनकी रचनाएं मिर्गावती। मलिक मोहम्मद जायसी की है पद्मावत, अखरावट, ये सारी उनकी रचनाएं हैं। मंझन, इनकी रचना है मधुमालती। आलम की है माधवानल, कामकलंदला। उस्मान की रचना है चित्रावली। नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती। और कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। हंस जवाहिर, जितनी चीज़ें लिखी हैं इतनी ही काफ़ी हैं। यहाँ पर जो डिटेल में पढ़ना था ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, डिटेल में जो सिलेबस में कभी दिए गए हैं। अब आते हैं खड़ी की तरफ, क्योंकि अवधि, ब्रज और खड़ी मध्यकालीन में प्रमुख जो बोलियां थी विकसित हुई हैं, इन्हीं का विकसित रूप हमारा आधुनिक हिंदी बनेगी। मध्यकाल में खड़ी बोली का जो प्रमुख केंद्र था वो दक्कन वाला क्षेत्र था। इनके प्रमुख कवि अगर देखें तो कबीरदास, नानक, दादू, मलूकदास, रजब और रहीम। अब आते हैं आधुनिक कालीन हिंदी की तरफ, जिसका टाइम पीरियड है, देखिए मैं तीनों के टाइम पीरियड एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। प्राचीन, पुरानी, प्रारंभिक या आदिकालीन हिंदी, इसका टाइम पीरियड है 1100 से सन 1400 के बीच में। मध्यकालीन हिंदी का टाइम पीरियड है सन 1400 से 1850। उसके बाद आता है हमारा आधुनिक कालीन हिंदी, इसका टाइम पीरियड है 1850 से वर्तमान तक। मतलब इसमें डे बाय डे परिवर्तन आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं, ये और विकसित हो रही है, और बढ़िया बन रही है, और अट्रैक्टिव बन रही है। तो सबसे पहला पॉइंट है 19वीं सदी तक पद्य की जो भाषा थी वो ब्रज थी, जबकि गद्य की भाषा थी खड़ी थी। पद्य माने कविता, गद्य माने कहानी इत्यादि। पद्य मतलब जिसको मैं गा सकता हूँ, बस इतना ध्यान रखें, काम आपका हो जाएगा। जबकि 20वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी का मतलब है सन 1800 से 1900 के बीच की बात हो रही है, ये 19वीं शताब्दी हो गई। अब 20वीं शताब्दी का मतलब 1900 से 2000 के बीच में। अभी जैसे हमारी चल रही है वो 21वीं शताब्दी चल रही है, यानी 2000 के बाद 2100 तक, सन 2100 तक। तो 20वीं सदी में गद्य और पद्य दोनों की भाषा क्या बन गई? खड़ी बोली बन गई। जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं, किसी भी शब्द में आपको डाउट होता है, तुरंत आपने मैसेज करना है। आप लोग के लिए ग्रुप बनाया गया, उसमें जो भी एडमिन है सभी को मैसेज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जवाब पता होगा वो आंसर आपको बता देगा। भारतेंदु, आपने क्या करना है, खुद भी ढूंढना है, खुद ढूंढेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। खुद ढूंढनी है, दोस्तों से पूछना है, फिर भी डाउट क्लियर नहीं होते, हम तो हैं, हमसे पूछना है आपने। तो सबसे पहला पॉइंट है भारतेंदु युग। खड़ी बोली के आरंभिक रचनाकार इसी समय पे थे, तो उन्हीं कवियों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले कवि हैं सदासुख लाल निया, जिनकी रचना सुख सागर है। इंसाअल्लाह खान, इनकी रचना रानी केतकी की कहानी, काफी इंपॉर्टेंट। लल्लूलाल, इनकी रचना है प्रेम सागर। सदल मिश्र, इनकी रचना है खड़ी बोली से रिलेटेड, और नचिकेतोपाख्यान। राजा शिव प्रसाद, इनकी उपाधि सितारे इंद है। इन्होंने प्राचीन हिंदी को उर्दू या मुल्ला रूप दिया। राजा लक्ष्मण सिंह, ये संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन करते थे, यानी उसमें तत्सम शब्द भी होने चाहिए, संस्कृत के शब्दों की भरमार होनी चाहिए, यानी उर्दू उर्दू ऐसे से हमें कोई मतलब नहीं, ये मानते थे। अब आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से रिलेटेड टाइम पीरियड है ये।
1850 से 1900 के बीच में। इस समय गद्य की जो भाषा हो गई थी वो खड़ी बोली हो गई थी, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पद्य की भाषा, देखिए स्टार्टिंग में हम देख रहे थे गद्य और पद्य दोनों के लिए डिफाइंड थी चीज़ें। अब पद्य की भाषा या ब्रज हो या खड़ी हो, इस पर विवाद होने लग गया था, लेकिन लास्ट में बैटल हमारी जीत जाएगी, खड़ी बोली। अब आता है द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से रिलेटेड टाइम पीरियड सन 1900 से 1920 के बीच में। ये सरल व शुद्ध भाषा के समर्थक थे। सरस्वती पत्रिका जो सन 1900 में स्थापित की गई श्याम सुंदर दास जी द्वारा, तो उसके संपादक बने सन 1903 में। मतलब वर्तमान में जो हम हिंदी बोल रहे हैं उसके लिए प्रारंभिक सबसे ज्यादा काम किसने किया था, वो हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और अपने टॉप पर वर्तमान वाली हमारी हिंदी पहुंचे छायावादी युग में। और सरस्वती पत्रिका के बारे में हम जान चुके हैं, सन 1900 में इसकी स्थापना हुई है और हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके 1903 में क्या बने हैं, इसके संपादक बने हैं। और इसी समय पे द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों की जो भाषा हो गई वो कौन सी हो गई, खड़ी बोली हो गई। अब खड़ी का ही ज्यादा प्रयोग होने लग गया। ब्रज भाषा जो कहते थे वो बोली बन गई, और जिसको बोली कह रहे हैं वो भाषा बन गई। बोली मतलब एक कम क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, और बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भी बोली होगी वो भाषा कहलाती है। यानी उल्टा हो गया अब यहाँ पे, जो बोली है वो भाषा बन गई है और जो भाषा है वो बोली बन गई है। जितने ज़्यादा लोग बोलेंगे तो भाषा की तरफ परिवर्तित होते जाएगी। और लास्ट आता है छायावादी युग। इसके 4 कवि हम ऑलरेडी जानते हैं, इनके बारे में पढ़ भी चुके हैं। इसके बाद भी हिंदी के लिए काफ़ी ज़्यादा काम हुए हैं। 1918 से 1936 के बीच का टाइम पीरियड छायावादी युग कहलाता है। इसके जो हमारे स्तंभ मान जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी बर्मन जी। तो ये पोर्शन यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। इसके बाद जो अगला लेक्चर हम देखेंगे उस लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद हमारी हिंदी के लिए क्या क्या काम हुए हैं, हिंदी के विकास के दौरान क्या क्या काम हुए हैं, वो सारा पोर्शन हम कवर करेंगे।